और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैदराबाद की एक खबर से, जहां सूदखोरों ने एक महिला को इसलिए किडनैप कर लिया क्योंकि महिला के पति ने ब्याज पर लिए पैसे नहीं लौटाए थे। महिला का पति पेशे से वॉचमैन है और 1 साल पहले ब्याज पर 4 लाख रुपए लिए थे, जिसमें से वो सिर्फ 1 लाख रुपए ही लौटा पाया, जिससे नाराज सूदखोरों ने पीड़ित परिवार को डराया धमकाया और फिर कुछ साथियों के साथ वॉचमैन की पत्नी को ही किडनैप कर लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि किडनैपिंग की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी सूदखोरों को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरों में दिख रहे आरोपी श्रीनिवास के साथियों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। यह पूरी वारदात पिछले रविवार की है। अब एक तस्वीर चीन की दिखाते हैं, जहां एक शख्स की जान जाते जाते बच गई। दरअसल चीन के जियांगसू में यह शख्स गलत बुलेट ट्रेन में बैठ गया था और जैसे ही ट्रेन से उतरा, इसका हाथ बुलेट ट्रेन के दरवाजे में फंस गया। इतनी देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी। आसपास खड़े लोग हल्ला मचाने लगे ताकि युवक की जान बचाई जा सके, लेकिन वहां ट्रेन स्टाफ को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। आखिर युवक ट्रेन के साथ ही दौड़ने लगा और काफी मशक्कत के बाद उसका हाथ दरवाजे से बाहर आ सका। राहत की बात यह रही कि इस युवक को मामूली चोट आई। और जीरो आवर में अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, उस लाल आतंक से जुड़ी जिसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। सुकमा के चिंता गुफा इलाके में नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था और इस हमले में 26 बहादुर शहीद हुए थे। इस शहादत का बदला सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज ने लिया। बीजापुर में कोबरा कमांडोज और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 15 से 20 नक्सलियों को बीच जंगल में ढेर कर दिया गया। नक्सलियों को ढेर करने के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और इस इलाके में वो दूसरे नक्सलियों को ढूंढकर ढेर करने के लिए कॉम्बिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ ने नक्सलियों से आर पार की लड़ाई में बीजापुर में 15 से 20 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। सुकमा और बीजापुर की सीमा पर सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा करीब 96 घंटे का ऑपरेशन चलाया, जिसमें 20 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है और 2 घायल हुए हैं। उसने मुख्य लड़ाई 2 दिन लगातार लड़ी होती, 13 की रात में और 14 की रात में, और करीब 15 से 20 माओवादियों का मारे गए। बीते महीने 24 अप्रैल को सीआरपीएफ के दस्ते पर नक्सलियों के बड़े हमले के बाद छत्तीसगढ़ के जंगलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीजापुर में 350 जवान इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के रायगुडम के जंगलों में 100 से 150 की संख्या में माओवादी सक्रिय हैं। इसके बाद सीआरपीएफ, डीआरजी, पुलिस फोर्स और कोबरा बटालियन के जवान संयुक्त ऑपरेशन के लिए निकले। रायगुडम के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के रेडियो ट्रांसमिशन को ट्रेस करने पर खुलासा हुआ कि करीब 20 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों के शव उनके साथी ले जाने में कामयाब हो गए। जंगल में 3 दिनों से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस दौरान पहली बार नक्सली कोबरा जवानों की वर्दी में भी देखे गए। जो विशेष चीज नई बात देखने में आई कि अमूमन माओवादी जो हैं वो काले कपड़े पहनते थे। पहली बार हमने देखा कि कोबरा की ड्रेस में, जो हमारा कोबरा का यूनिफॉर्म है, उसमें उनके माओवादी जो कोबरा के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। इस एंटी नक्सल ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और अब सीआरपीएफ इन जंगलों में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है और इसके लिए नक्सलियों के खिलाफ खुफिया जाल बिछाया जा चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सबसे जरूरी है, नक्सलवाद को पूर्व प्रधानमंत्री आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा बताते थे और आज ये खतरा जब सर उठाने लगा तो सरकार ने भी कमर कस ली है इससे निपटने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नक्सलियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाली ये कोबरा कमांडो आखिर है कौन? कोबरा का मतलब है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन
इस कमांडो यूनिट को साल 2009 में खड़ा किया गया था और इसके गठन का मुख्य लक्ष्य नक्सलियों और पूर्वोत्तर में उपद्रवियों को काबू करना था। कोबरा कमांडोज की 10 यूनिट हैं जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में तैनात है। इन कमांडोज को जंगल वॉरफेयर के लिए तैयार किया जाता है और इनकी ट्रेनिंग सिलचर के जंगल ट्रेनिंग स्कूल में होती है। इन्हें हवाई हमले करने, ग्राउंड काउंटर अटैक करने और लैंडमाइन क्लियरेंस में महारत हासिल है। ये कोबरा कमांडो AK-47 और AK-95 जैसी असॉल्ट राइफलों से लेस होते हैं। आगे बढ़ते देश के बाहर समंदर की लहरों के बीच आज भारतीय नेवी के बहादुरों ने समुद्री लुटेरों से एक व्यापारिक जहाज को बचा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लुटेरों की नाव ने इस जहाज को घेर लिया था और फिर भारतीय नेवी के हेलीकॉप्टर और जहाज ने पहुंचकर समुद्री लुटेरों को खदेड़ा। दरअसल गल्फ ऑफ एडन में लाइबेरियाई व्यापारिक जहाज MV लॉर्ड माउंटेन बैटन को समुद्री लुटेरों ने घेर लिया था। जब जहाज से डिस्ट्रेस सिग्नल दिया गया तो भारतीय नेवी का INS शारदा वहां पहुंचा और INS शारदा ने इस जहाज को बचाया। और अब बात ट्रिपल तलाक की, वो मुद्दा जिसको लेकर पूरे देश में बहस जारी है और सर्वोच्च अदालत में मुस्लिम महिलाओं से जुड़े इस मसले पर अहम सुनवाई चल रही है। आज ट्रिपल तलाक पर सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ा सवाल पूछ लिया। सवाल ये कि अगर पुरुष को तलाक 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 बोलकर तलाक देने का हक है तो महिलाओं को इसे नकारने का अधिकार आखिर क्यों नहीं? महिला को तलाक से इनकार करने का अधिकार क्यों ना मिले? ये था वो सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई के दौरान उठाया गया। सुनवाई में मौजूद चीफ जस्टिस ने ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों से पूछा, क्या मुस्लिम महिला के निकाहनामे में ऐसा नियम डाला जा सकता है जिसमें मुस्लिम महिला को यूं जुबानी या ट्रिपल तलाक न कबूल करने का अधिकार मिले? चीफ जस्टिस ने जो सवाल रखे वो वाकई अहम है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिलाओं को भी आवाज मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है ये बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर एग्री करती हूँ और महिलाओं को ये अधिकार होना चाहिए कि वो उसे नकार दें। हाँ जी, मुस्लिम को पूरा अधिकार मिलना चाहिए इसको नकारने के लिए, क्योंकि एकदम से जो तलाक दी जाती है वो कुरान शरीफ में भी है सूरह तलाक में कि एकदम से जो तलाक दी जाती है 3 बार तलाक तलाक तलाक, वो नहीं है। बिल्कुल अधिकार दिया जाना चाहिए उन्हें, महिलाओं को, और मैं तो समझती हूँ उनके भविष्य के लिए हर तरह से ये दिया जाना चाहिए अधिकार। सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने ये भी कहा, ये मुद्दा बहुसंख्यकों या अल्पसंख्यकों के बीच का नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के अंदर अल्पसंख्यकों यानी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जब ट्रिपल तलाक 25 देशों में मान्य नहीं है तो इसे कैसे इस्लाम का जरूरी हिस्सा करार दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट कई बार सुनवाई के दौरान ये पूछ चुका है कि क्या ट्रिपल तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं। कई पक्षकारों का कहना है कि इस्लाम का मूल हिस्सा है, लेकिन सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल की दलील थी कि कोर्ट को इन सब दलीलों से अलग हटकर सिर्फ इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ये संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। वहीं पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष देख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक बार फिर दोहराया कि इस मामले में कोर्ट का दखल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन होगा। हालांकि महिला अधिकार कार्यकर्ता अब भी ऐसी दलीलों को कबूल करने को तैयार नहीं। ये बात समानता की है, तभी कल परसों से भी हम लोग यही अर्ज कर रहे हैं कि जहाँ तक प्रथाएं थी, जिस प्रकार से सती थी, देवदासी थी, अनटचेबिलिटी थी, ये सारी प्रथाएं समाज में चल रही थी और काफी सालों से चल रही थी, सेंचुरी से चल रही थी, लेकिन सारी प्रैक्टिसेस को रोका गया क्योंकि वो इंसान के हक के खिलाफ है, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। इसलिए कोई भी चीज इस प्रकार से नहीं देखनी चाहिए कि वो एक रिलीजन में है या दूसरी रिलीजन में है। सेक्युलर नेशन में ये होना चाहिए कि जो भी प्रैक्टिस है वो संविधान की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, फंडामेंटल राइट्स को मीट करे, समाज को जो है वो मीट करे। ऑल अनजस्ट लॉज which take away equal rights from women in all communities should be removed. They should no longer exist. Women should be equal in all communities. सबसे बड़ी अदालत में चल रही सुनवाई ही ये तय करेगी कि ट्रिपल तलाक के इस मुद्दे का आगे क्या होगा। टीम न्यूज़ नेशन। धाकड़ है बेटियां। जी हां, हरियाणा की बेटियों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उनके प्रण के आगे सरकार को भी झुकना पड़ता है। हरियाणा में पिछले 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी स्कूली छात्राओं की मांग अब सरकार ने मान ली है।
अब उनके गांव का स्कूल 12वीं तक हो गया है। हरियाणा के रेवाड़ी की बेटियों की मांग के आगे खट्टर सरकार को झुकना पड़ा है। पढ़ने की खातिर बेटियों की जिद ने एक सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिछले 8 दिन से जारी इन बेटियों की जंग आखिरकार अच्छे अंजाम पर जाकर खत्म हुई है। हरियाणा के गोठरा टप्पा डहीना गांव में 80 लड़कियों की ये जंग तब शुरू हुई थी जब गांव की स्कूली बच्चियों ने 10 मई से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। इन लड़कियों की छोटी सी मांग थी कि उनके गांव के स्कूल में 10वीं तक की जो पढ़ाई हो रही है उसे बढ़ाकर 12वीं तक कर दिया जाए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और तस्वीरों से आप खुद ही समझ जाएंगे कि जिस विज्ञापन पे करोड़ों का खर्चा किया जाता है, जिस नारे पे करोड़ों रुपए फूंक देती है सरकार, उसी इलाके में, उसी राज्य में स्कूल की बच्चियों को हिम्मत दिखानी पड़ रही है। इस तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और हफ्ते भर भूखा प्यासा रहना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, रोती बिलखती बच्चियाँ भूख प्यास से ये इस मांग पर अड़ी हुई हैं कि जब तक इनका स्कूल जो 10वीं तक है वो 12वीं तक नहीं हो जाता, वो यहाँ से नहीं उठेंगी। लड़कियों की ये मांग बिल्कुल जायज थी, लेकिन एक हफ्ते तक सरकार ने इन बेटियों की आवाज पर तवज्जो नहीं दी। न कोई सरकारी महकमे से इनके पास मिलने आया और न ही किसी नेता मंत्री ने इनकी मांग पूरी करने का लिखित भरोसा दिलाया। 8 दिन हो गए, 8 दिन में कोई भी नहीं आया आपके पास ये पूछने के लिए सरकार की तरफ से कि बेटा आप ठीक हो नहीं हो, अनशन तोड़ दो, अब हम स्कूल बढ़ा देंगे, 2 क्लास और बढ़ा देंगे, कोई बोलने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास। सरकार तो कहती कि हमने तो वहाँ से आश्वासन दे दिया है कि अब हो जाएगा, तब भी आप लोग नहीं उठ रहे हैं। हमारे पास किसने आके बोला कि आपको आश्वासन दे दिया गया और हमें ना लिखित चाहिए, हम आश्वासन पे विश्वास नहीं करते। इस बीच 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी बेटियों की हालत बिगड़ने लगी। कुछ लड़कियां धरना स्थल पर ही बेहोश हो गईं। डॉक्टरों की सलाह पर माता पिता लड़कियों को लेकर अस्पताल पहुंचे। 10 लड़कियां अस्पताल पहुंच गई, लेकिन फिर भी बाकी की लड़कियां धरना खत्म करने को तैयार नहीं थी। ये बताइए कि अब तो 8 दिन ज़्यादा हो गए हैं, घर वाले भी परेशान हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से कोई नहीं आ रहा, तो कब तक इस तरीके से आप भूखी प्यासी बैठे रहेंगे? जब तक सरकार हमारी बात सुन नहीं लेती तब तक हम ऐसे भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। निवेदन करूंगा। आखिरकार मीडिया में खबर आने के बाद हरियाणा की सरकार को न सिर्फ जुबानी भरोसा देना पड़ा, बल्कि इन बेटियों की मांग के मुताबिक ही नोटिफिकेशन भी जारी करना पड़ा। इनकी सारी बात मान लीजिए, कल से प्रिंसिपल भी आ जाएंगे, 10th का रिजल्ट अभी आया नहीं है, एडमिशन की प्रक्रिया कल से शुरू करा देंगे। इतना विश्वास इनको, क्योंकि सरकार का विश्वास है, इतना सरपंच को मानना चाहिए। सरकार ने, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट करी थी कि स्कूल को अपग्रेड कर देंगे और छात्राओं की मांग को देखते हुए आज उन्होंने लेटर भी दे दिया है। नॉर्मली इस प्रक्रिया में 1.5 से 2 महीने का समय लगता है, जो छात्राओं की डिमांड को देखते हुए केवल 1 दिन में ही ये प्रक्रिया करी गई है। हरियाणा की इन बेटियों की मांग मानते हुए सरकार ने गुरुवार से ही इस स्कूल के अंदर 11वीं 12वीं की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया है। दीपक रावत, न्यूज नेशन, रेवाड़ी। तो इन धाकड़ बेटियों ने अपने संकल्प के आगे, अपने प्रण के आगे सरकार को झुका दिया और स्कूल अब इनका 12वीं तक हो गया है। एक और अच्छी खबर हरियाणा से है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 82 साल की उम्र में 12वीं पास कर ली। टीचर भर्ती घोटाले में आरोप साबित हो जाने के बाद तिहाड़ जेल में 10 साल की सजा काट रहे चौटाला ने सलाखों के पीछे रहते हुए शिक्षा की इस मंजिल को हासिल कर लिया। वो कहते हैं ना कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। तिहाड़ की इन्हीं 4 दीवारों के पीछे रहकर ओम प्रकाश चौटाला ने वो कर दिखाया जो आज देश भर की सुर्खियों में शामिल हो गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 82 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास की और वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ। चौटाला ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए 12वीं की परीक्षा पास की और अब चौटाला ग्रेजुएशन की तैयारी में जुट गए हैं। इसे एक अजब इत्तेफाक ही कहिए कि शिक्षा व्यवस्था में धांधली को लेकर चौटाला जेल की सजा काट रहे हैं और अब वो शिक्षा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल चौटाला हरियाणा के टीचर भर्ती घोटाले के चलते ये सजा काट रहे हैं। 1999-2000 में हरियाणा में 3216 जूनियर शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इन भर्तियों पर नियमों का पालन न करने के आरोप लगे थे और चौटाला का नाम इसमें जुड़ा था। इसी घोटाले के चलते चौटाला को सजा हुई थी। कम ही लोग जानते हैं कि 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले चौटाला 12वीं पास नहीं थे, लेकिन जेल के अंदर मानो चौटाला का हृदय परिवर्तन हुआ और अब वो सलाखों के पीछे से जिंदगी की एक नई इबारत लिखने में जुट गए हैं। टीम न्यूज नेशन। और ओम प्रकाश चौटाला बेहतर तरीके से जानते हैं कि न चौरहार्यम न चौराजहार्यम न भातृभाज्यम न चौभारकारी वय कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। यानी उन्हें मालूम है कि विद्या के धन से बड़ा कोई धन नहीं, इसलिए 82 साल की उम्र में 12वीं पास कर ली। आगे बढ़ते हैं।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज बंदूकधारियों ने एक टीवी चैनल के दफ्तर पर हमला कर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि इस हमले में 18 लोग घायल हो गए। दोपहर के वक्त इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक रखने वाले आतंकियों ने चैनल की इमारत पर हमला कर दिया और अंदर घुसते हुए अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर लोग सड़कों पर निकले तो आतंकियों ने भी सड़कों पर भी फायरिंग शुरू कर दी और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गोलियों की बौछार से बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। थोड़ी देर में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और 4 हमलावरों को ढेर कर दिया, लेकिन अब तक ये आतंकी 6 बेगुनाहों की जिंदगी ले चुके थे। 3 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता पे आई तो उसके निशाने पे थी काले धन। पहले दिन की कैबिनेट में मोदी सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया और उसके बाद एक काले धन पर वार करना शुरू कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं अब भी सरकार के सामने कौन सी वो चुनौतियां हैं इस रिपोर्ट में। न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली यूपीए सरकार पर निशाना साधा था और फिर देश में भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। काला धन बीजेपी के एजेंडे में ऊपर था और जब सरकार बनी तो काला धन के जाल को कुचलने के लिए कदम भी बढ़ाए गए। मोदी सरकार ने सबसे पहले काले धन पर एसआईटी का गठन किया, लेकिन एसआईटी की जांच बड़े टैक्स चोरों के गिरेबान तक नहीं पहुंच सकी। फरवरी 2015 में एसआईटी ने हलफनामे में कहा कि आयकर विभाग ने तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का काला धन प्राप्त कर लिया है। 2015 में मोदी सरकार ने टैक्स रिबेट स्कीम शुरू की, लेकिन सबसे बड़ा और चर्चित कदम आया नवंबर 2016 में, जब मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 1000 और 500 के नोट बंद होने से 14 लाख करोड़ की करेंसी एकदम से चलन से बाहर चली गई। लोगों में हाहाकार मच गया, लेकिन सरकार पर लोगों का विश्वास कायम रहा कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा। नोटबंदी के बाद अलग अलग छापेमारी में 1986 करोड़ रुपए नकद भी जमा किए गए। नोटबंदी के बाद 91 लाख नए टैक्स पेयर सामने आए हैं, जबकि 16,398 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। अंदाजे ये भी लगाए गए थे कि नोटबंदी का ये पासा उल्टा पड़ जाएगा, जिसका राजनीतिक नुकसान नरेंद्र मोदी को होगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ी और नतीजों का सबूत बने विधानसभा चुनाव। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। काले धन के खिलाफ चलाई गई मुहिम को धार देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अब स्वच्छ धन अभियान से जुड़ा एक अलग पोर्टल भी शुरू कर दिया है। इस पर आयकर विभाग की छापेमारी का रिकॉर्ड तो रहेगा ही, साथ ही अलग श्रेणियों में डिफॉल्टरों की भी जानकारी रहेगी। एक तरफ तो कुछ हॉनेस्ट टैक्स पेयर्स जुड़े हैं इस प्रणाली के साथ और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स अदा नहीं किया है, तो उसी को ट्रैक करने के लिए सरकार ने ये जो पोर्टल है वो बनाया है। काले धन पर मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है, लेकिन जिन नतीजों की जनता को उम्मीद है उनका इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। टीम न्यूज़ नेशन।